इंडिया की टीम जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए उतरेगी तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप 50 ओवर वर्ल्ड कप एम कर रहे हैं या अगले साल वेस्ट इंडीज में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप, क्योंकि सिलेक्शंस भी आपके उसी तरह से होंगे। मुझे लगता है कि आपको एक बेटर बैलेंस बनाने की जरूरत रहेगी अपनी प्लेइंग 11 में, और इस दौरे पर टीम इंडिया के लिए कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जो 15 का हिस्सा हैं, तो उनको प्लेइंग 11 में भी फीचर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी प्रॉब्लम्स टी20 क्रिकेट में रही हैं पिछले कुछ वक्त में, चाहे वो मिडिल ऑर्डर है या टॉप ऑफ द ऑर्डर, पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज करने की बात है या उनमें ज्यादा रन बनाने की बात है, वो एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए पिछले टी20 वर्ल्ड कप में भी रही या ओवरऑल जो टी20 क्रिकेट हाल फिलहाल की रही है, वहां पर टीम इंडिया के लिए पहले 6 ओवर में आपके ओपनर्स उतने रन बना के नहीं देते। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में जिस तरह का खेल दिखाया था और जितने रन उन्होंने जिस अंदाज में बनाए थे, स्पेशली पहले 6 ओवर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, सो टीम की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन आप साथ में नियर फ्यूचर भी देख रहे हैं, ईशान किशन आपकी टीम का हिस्सा थे और अभी उनको वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो इन दोनों में से किसको जगह पहले मिलनी चाहिए ये एक सवाल जरूर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन टीम को अभी एज ऑफ नाउ सिनारियो देखते हुए, सिचुएशन समझते हुए ईशान किशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद, 1 या 2 मैचेस के बाद आप शुभमन गिल वाले एंड पर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज शुभमन गिल को लेकर के आप ज्यादा अश्योर्ड हैं कि वो किस तरह से खेल रहे हैं और उनका क्या रोल होने वाला है। ईशान किशन को अभी उन्होंने पिछले 4 मैचेस से रन बनाए, आप और इस लेवल पर एक्सपोज करना चाहते हैं और ज्यादा मौके देना चाहते हैं सो दैट उनकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो। लेकिन आपको यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज में पहले मैच में ना सही, सो दूसरे तीसरे मैच के बाद आप उनको टी20 क्रिकेट में डेब्यू करा सकते हैं, क्योंकि ये 5 मैचेस की लंबी सीरीज है, तो इसमें आप आराम से दोनों खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। और 3-3 गेम आप अगर आप देखें तो हर खिलाड़ी को कहीं ना कहीं कम से कम दिए जा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली इंडियन टीम को ईशान किशन और शुभमन गिल के पेयर के साथ स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको यशस्वी जायसवाल को वो मौका दे देना चाहिए। 1 मैच शायद ईशान किशन भी रेस्ट कर सकते हैं, आप 2 मैच 3 मैच शुभमन गिल को भी रेस्ट करा सकते हैं। सो रोटेशन के बेसिस पर आपको खिलाना पड़ेगा, जिससे आपके दोनों पर्पस सॉल्व होते हुए दिखेंगे कि एक तरफ वनडे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ईशान किशन को कुछ मौके और दे देंगे और दूसरी तरफ टी20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यशस्वी जायसवाल को भी वो मौके दे देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, और जिस तरह का रोल उन्होंने अपनी टीम के लिए प्ले किया था तो उस तरह का रोल वो टीम इंडिया के लिए भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, सो नंबर 3 पिछली सीरीज में राहुल त्रिपाठी खेल रहे थे। यहां पर बहुत सारे चेंजेस इस टीम में हो चुके हैं और कंटेंडर यहां पर 2 हैं। एक तरफ तो संजू सैमसन जो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए नंबर 3 खेलते हैं, इंडिया के लिए वो डिफरेंट जगहों पर खेले हैं, 4 है 5 है, हर जगह वो खेल चुके हैं, ओपन भी कर चुके हैं। सो अब यहां पर जो लॉजिक ईशान किशन के लिए जाता है वही लॉजिक जो है वो संजू सैमसन के लिए भी जाएगा कि आप उनको भी गेम टाइम जरूर देना चाहेंगे, मौका और देना चाहेंगे सो दैट वो भी अच्छे निक में रहें। सो ये इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संजू सैमसन के लिए टी20 क्रिकेट में नंबर 3 इज द बेस्ट प्लेस। आपने उनको बहुत इधर उधर घुमाया है, ओपन भी हालांकि टी20 क्रिकेट में कराई है, उन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन एज ए ओपनर उनको कभी कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो नंबर 3 उनके लिए बेस्ट जगह है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो इसी नंबर पर खेलते हैं और ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं अपनी टीम के लिए वो इसी नंबर पर बेहतर रही हैं, तो इसलिए आप उनको उनके कंफर्टेबल नंबर पर, और दूसरी चीज कि आप ज्यादा से ज्यादा गेंदें उनको देना चाहते हैं सो दैट वो भी गेम टाइम उनको मिल सके और रन्स बना सके। उसके बाद नंबर 4 सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। नंबर 5 हार्दिक पांड्या की जो टेंडेंसी देखने में रही है कि अप द ऑर्डर बैटिंग करना चाहते हैं तो वो नंबर 5 खेलेंगे। नंबर 3 की बात जब हो रही थी तो तिलक वर्मा भी उसमें एक कंटेंडर हैं। तिलक वर्मा काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज, जितने वर्सेटाइल बल्लेबाज वो हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, आप उनको कोई भी सिचुएशन दीजिए, हर सिचुएशन में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। चाहे अर्ली ऑन जल्दी विकेट गिरे तब भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपके ओपनर्स ने और टॉप ऑर्डर ने फाउंडेशन सेट करके दिया है, उसको आगे लेके जाना है, बड़ा स्कोर बनाना है, तब भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और आपके लिए फिनिशर का काम भी तिलक वर्मा कर सकते हैं। चूंकि इंडियन क्रिकेट में नाउ अ डेज आपके पास टॉप 3 के बैट्समैन बहुत सारे हैं,
आपको बहुत सारे टॉप 3 के बैट्समैन मिल जाएंगे। आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बेहतर बैट्समैन के लिए, जो स्पेशली नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकता हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि 4 और 5 पर आप देख रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या हैं, इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर में तिलक वर्मा को नंबर 6 रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये सीरीज बहुत लंबी है तो कुछ मैचेस में सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आप उनको 4 भी भेज सकते हैं, 5 भी भेज सकते हैं। तो ये कुछ कॉल्स जो रहेंगी वो आपके सिचुएशन बेसिस पर रहेंगी कि सीरीज कैसे जा रही है, मैच सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पर आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 11 में खिलाने की बात रहेगी तो आपको तिलक वर्मा को मौका देना बहुत जरूरी है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रही है, जिस तरह का टैलेंट, एबिलिटी और स्किल वो टेबल पर लेकर के आते हैं। तो ये तो हो गए ओवरऑल आपके 6 बल्लेबाज। उसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल, और ये बहस अभी चल रही थी, कल के दिन भी हम बात कर रहे थे, अक्षर पटेल वर्सेस रविंद्र जडेजा। आपको अब ये समझना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल का गेम बहुत इंप्रूव हुआ है, स्पेशली बल्लेबाजी की बात की जाए। उन्होंने जो पिछली 2 सीरीज इंडिया में खेली थी तो वहां पर उन्होंने T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। और नाउ ये वक्त अब आ चुका है कि आप T20 क्रिकेट में रविंद्र जडेजा से ऊपर अक्षर पटेल को देखें। लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक जडेजा बहुत आगे हैं अभी भी आज की डेट में अक्षर पटेल से, क्योंकि अभी जडेजा इस टीम में है भी नहीं। और T20 क्रिकेट में यू हैव टू लुक बियॉन्ड रविंद्र जडेजा, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे तो अक्षर पटेल आपके वैसे भी नंबर 7 होंगे। उनको कंपीट करने के लिए अब शायद आप वॉशिंगटन सुंदर को एक कंटेंडर देख सकते हैं, जो कि अभी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सो नंबर 7 पर जो है वो आपके अक्षर पटेल खेलने वाले हैं। उसके बाद एक और स्पिनर आपको चाहिए होगा, और इस टीम में आपके पास इंक्लूडिंग अक्षर पटेल 3 स्पिनर और हैं। सो इंडियन टीम 4 स्पिनर्स के साथ आई है। अब कुलदीप वनडे क्रिकेट की टीम का हिस्सा थे, अब T20 में भी हैं, चहल भी हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप कुलदीप का ओवरऑल करियर देखें जिस तरह से गया है, और जो वनडे क्रिकेट में या लॉन्गर फॉर्मेट में उनकी गेंदबाजी रही है, वहां ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत स्किलफुल गेंदबाज हैं। बट T20 क्रिकेट का जो टेम्परामेंट होता है, जो चालाकी होती है, जो स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग होती है, वो शायद कुलदीप यादव के पास नहीं है। कई बार आपको देखने में आता है, ये चीज आपको IPL में भी देखने में आती है कि जब मार पड़ती है या बहुत ही फ्लैट विकेट हो या बल्लेबाज डोमिनेट कर रहा हो, उस वक्त शायद उतना जो स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग की बात आप करते हैं वो कुलदीप से देखने को नहीं मिलती। और चूंकि आप अभी उनको एम भी नहीं कर रहे T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहली चीज तो ये 15 में ही नहीं होना चाहिए था कुलदीप यादव को इस टीम में। तो अभी हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन जब 11 में खेलने की बात आएगी, अब दूसरे चहल और रवि बिश्नोई, ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट रहेगा कि आप इन 2 में से किसके साथ जाना चाहेंगे। T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि आपको रवि बिश्नोई के साथ जाना चाहिए, बिकॉज रवि बिश्नोई आप बाय द टाइम चाहते हैं कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खिलाड़ियों को मौका दें। जैसे मैंने यशस्वी जायसवाल की बात की, उसके बाद तिलक वर्मा आ गए, अभी रवि बिश्नोई आ गए। सो 3 प्लेयर तो अभी आ गए, और फास्ट बॉलिंग में भी आप एक आधा चांस यहां पर जरूर दे सकते हैं। सो एटलीस्ट T20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप 3-4 खिलाड़ियों को तैयार करें। तो अगर उस लॉजिक से जाएंगे तो आपके लिए रवि बिश्नोई युजवेंद्र चहल से ऊपर खेलेंगे। लेकिन अगर आप टीम के हिसाब से ओवरऑल सोचेंगे और देखेंगे कि युजवेंद्र चहल आपके वनडे टीम का भी हिस्सा है, T20 टीम का भी हिस्सा है, और इंडिया के लिए आखिरी गेम वो कब खेले थे, बहुत वक्त से इंडियन टीम का हिस्सा है। तो अगर आपने उनको अराउंड में रखा हुआ है तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक जरूर टीम मैनेजमेंट का रहा होगा, कुछ थॉट प्रोसेस तो है, इसीलिए आपने उनको टीम के साथ रखा हुआ है। और युजवेंद्र चहल बॉल उन्होंने बुरा नहीं किया, आप पिछले 2-3 IPL से देखेंगे उनको इंडिया के लिए मौके ही बड़े लिमिटेड मिले हैं। जब वो जो आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, स्पेशली T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में भी अगर बात की जाए, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर युजवेंद्र चहल अराउंड में हैं तो यहां पर भी मैं कहूंगा कि आप रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल को मिक्स करके खिलाइए, क्योंकि आपके लिए दोनों को साथ में बना के रखना बहुत जरूरी है। इनिशियली यू शुड स्टार्ट विद यूजी चहल, और उसके बाद आप रवि बिश्नोई को कुछ मैचेस जरूर दीजिए, सो दैट आपके दोनों पर्पस सॉल्व हों। और अगर आपने युजवेंद्र चहल को किसी थॉट प्रोसेस के साथ रखा है तो
अगर सिर्फ रखने के लिए रखा है तो आप पांचों गेम रवि बिश्नोई को खिलाइए, ये मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद आपके बच गए 3 फास्ट बॉलर। अब उसमें से एक पर तो कोई डिबेट नहीं होगी, अर्शदीप सिंह इज योर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट, तो वो तो हो गए। उसके बाद 2 और आपको सेलेक्ट करने हैं और ऑप्शन है आपके पास 3, जिसमें उमरान मलिक हैं, मुकेश कुमार हैं और आवेश खान हैं। आवेश खान इंडियन टीम के लिए पहले भी खेले हैं और अगर आप पीछे से देखेंगे, पिछले 4-5 सालों में उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, आईपीएल क्रिकेट से लेके, इंडिया खेलने से लेके और पिछले 6-8 महीने की डोमेस्टिक क्रिकेट और सारी चीजों को देखेंगे, सो देखो अप्स एंड डाउन्स हर गेंदबाज के करियर में आते हैं। जब आईपीएल वो बहुत अच्छा कर रहे थे तो हर कोई कह रहा था कि यार उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए, और उनको टीम ने लेके भी आए। एशिया कप में इंजर्ड हो गए, उसके बाद वो खेले नहीं। उसके बाद से थोड़ा फॉर्म भी इधर उधर रही, परफॉर्मेंस भी इधर उधर रही, लेकिन इस आईपीएल में पूरा रणजी ट्रॉफी, व्हाइट बॉल क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट हुई है, उन्होंने उतना किया है कि उनको इस टीम में सिलेक्ट किया जाए। बिकॉज क्या है ना कि लोग सवाल पूछते हैं कि आवेश खान क्यों है इस टीम में। आवेश खान इसलिए है कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जिन गेंदबाजों को आवेश खान के ऊपर लाना चाहते हैं, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करके आवेश खान आए। ऐसा नहीं है कि आवेश खान बस सिर्फ आ गए हैं। रणजी ट्रॉफी में आपके फास्ट बॉलर्स के जो विकेट लेने वाले गेंदबाज देखेंगे, उसमें से वो टॉप 3 फास्ट बॉलर्स में थे, तभी उनका सिलेक्शन हो। व्हाइट बॉल क्रिकेट जो वो खेले, वहां पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसी वजह से वो आए। आईपीएल में भी आप इस बार लखनऊ के लिए देखेंगे, पिछले साल के मुकाबले उन्होंने बहुत बेहतर गेंदबाजी की है, तो इसीलिए आवेश खान आए और इस टीम में डिजर्व करते हैं वो खेलना। और जब आप कंपैरेटिवली देखेंगे मुकेश कुमार के या उमरान मलिक के, तो आपको दूसरा गेंदबाज कम से कम वो एश्योरेंस देने वाला जरूर चाहिए, जिसको आप किसी भी सिचुएशन पर गेम की गेंदबाजी करा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दूसरे गेंदबाज तो आवेश खान होंगे। अब सिलेक्शन बच गया उमरान मलिक और मुकेश कुमार के बीच में। मुकेश कुमार इन व्हाइट बॉल क्रिकेट और T20 क्रिकेट मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं सीरियसली कि उनकी यूटिलिटी क्या है। जितना मैं समझता हूं रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ही कमाल की स्किल उनके पास है और बहुत जबरदस्त गेंदबाज है, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको अगर देखें तो पहले 10 ओवर ओडीआई क्रिकेट में गेंद स्विंग होती है और बहुत बार 10 ओवर भी नहीं होती, शुरू के 4-5 ओवर ही गेंद स्विंग होती है। T20 क्रिकेट में तो वो 2-3 ओवर ही होता है कि आपकी गेंद स्विंग होती है, सीम होती है, गेंदबाजों के लिए मदद होती है, तो उस सिचुएशन में बेहतर गेंदबाज है। आईपीएल में उन्होंने एक चीज दिखाई थी कि डेथ में आके अच्छा यॉर्कर मार सकते हैं, अगर आप उनको बेटर प्लान बना करके दें तो अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट मिडिल ओवर की गेंदबाजी आपको T20 क्रिकेट में डिफरेंट सिचुएशंस में गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि अभी उनको और सीखने की जरूरत है। आईपीएल का एक आधा सीजन जरूर बताएगा उनके बारे में कि T20 क्रिकेट में और क्या कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट रेडी फॉर T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में भी मैं कहूंगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में पहले स्पेल में गेंदबाजी करना इज फाइन, बट दूसरे स्पेल में, तीसरे स्पेल में आई स्टिल हैव माई डाउट अबाउट मुकेश कुमार। तो ऐसे में क्यों नहीं आप उमरान मलिक को मौका दीजिए। जरूर आपके लिए वनडे क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन उमरान मलिक इज काइंड ऑफ प्लेयर जिसके साथ आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। जब आप उनको खिलाएंगे तभी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेटर प्लेयर बनकर के निकलेंगे, और आगे जाते हुए इंडियन टीम के लिए जरूरी रहेगा कि उमरान मलिक को आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में मौका दें, so that he can understand his bowling better, और उसके बाद जो चीजें उनको लिमिटेड ओवर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है वो अपनी बॉलिंग में ऐड करें और बेटर गेंदबाज बन के निकलें। एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है थोड़ा सा भी आपको स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन हाँ जैसे मैं प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो रॉ एकदम मतलब पहला जो देखा था उमरान मलिक को, उसके बाद से लेके अब तक उमरान मलिक की गेंदबाजी में कुछ बदला है? बिल्कुल बदला है, चीजें बदली हैं, उनकी सोच बदली है, गेंदबाजी में थोड़ा सा कंट्रोल बेटर हुआ है, बट स्टिल अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तैयार हो गए गेंदबाज किसी भी टीम में खेलने के लिए, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, और उस पर अभी और काम करने की जरूरत है, और स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में कुछ और मौके देने की जरूरत है, जिससे कि उनकी गेंदबाजी में वो और कंट्रोल बेटर हो और आपको बेटर गेंदबाज ओवरऑल नजर आए। सिर्फ पेस नहीं, ओवरऑल गेंदबाज जो है वो आपको उमरान मलिक बेटर नजर आए। तो दोस्तों ये है मेरी प्लेइंग 11 इस इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए। आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन